प्यारे बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स में यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे नाम से ही लग रहा है आपको कि यहाँ पर हम धारा की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे। अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ा था, वहाँ पर हम जो चार्जेस पढ़ रहे थे वो चार्जेस कैसे थे, स्थिर थे। लेकिन अब चार्जेस हमारे पास, क्योंकि हम करंट की बात कर रहे हैं, तो चार्जेस कैसे होंगे, मोशन में होंगे। ठीक है, हम आवेशों के प्रवाह की बात करेंगे। तो जो धारा है, सबसे पहले इसका जो पहला ही शब्द है दैट इज करंट। धारा क्या होती है, किसी भी चालक में जो बहने वाला प्रति सेकंड कितना आवेश बह रहा है उसकी माप भी क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसका सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है I से, और I इज इक्वल टू होता है आपके पास Q अपॉन T। अपॉन T का मतलब है प्रति सेकंड किसी भी चालक में बहने वाले आवेश की जो माप है, मात्रा है, उसको ही हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वैद्युत धारा अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो क्या है, एम्पियर। इसको किससे दिखाया जाएगा, एम्पियर से। एम्पियर, और दिखाने के लिए हमारे पास क्या होगा, सिंबल A। ठीक है, अब किसी भी चालक के परिच्छेद से कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं प्रति सेकंड, उसकी माप हम क्या कह रहे हैं, धारा कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वैद्युत धारा देखो, अब इसकी जो यूनिट है वो कैसे है, Q कूलाम और T सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को ही क्या कहा जाएगा, एम्पियर। इसको क्या कहा जाएगा, कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को भी हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। हमारे पास दो तरह की धाराओं की हम बात करते हैं। एक होती है स्थायी धारा, स्टेडी करंट, और दूसरी करंट की बात हम कर रहे हैं वेरिएबल करंट। ठीक है, स्टेडी करंट क्या है, स्थायी धारा क्या है कि अगर किसी भी चालक के परिच्छेद की जो करंट है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो उस समय हम कहेंगे वो कैसी धारा है, वो स्थायी धारा है। वो कैसी धारा है, स्थायी धारा। ठीक है, और स्थायी धारा में जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि स्थायी धारा अगर किसी चालक में बह रही है तो उसके प्रत्येक परिच्छेद में धारा का मान समान होगा, धारा कांस्टेंट होगी, करंट कांस्टेंट होगी। क्लियर। और वेरिएबल करंट की बात जब हम करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या है कि समय के साथ इस आवेश का मान बदल रहा है, यानी समय के साथ धारा का मान चेंज हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, तब हम कहेंगे वो करंट कैसी है, वेरिएबल करंट है। क्लियर। तो आपके पास स्टेडी करंट और वेरिएबल करंट होती है। इसका जो मात्रक है वो आपको बता दिया है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसको एम्पियर से नापा जाता है। ठीक है, अब एक और चीज जिसमें काफी बार कंफ्यूजन होता है कि करंट कैसी राशि है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके पास देखो, जनरली हम जब सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो हम धारा को I को दिशा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, हम I की दिशा को दिखाते हैं, लेकिन I की दिशा को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि करंट अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी हो। ठीक है, हम रिप्रेजेंट जरूर करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। अगर हमने सेल लगाया है किसी सर्किट में तो हम करंट की डायरेक्शन जो शो करते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हम कहते हैं इधर से इधर को करंट बह रही है, करंट फ्लो हो रही है। लेकिन करंट अपने आप में परिमाण होते हुए, दिशा होते हुए भी सदिश राशि नहीं है। जनरली हम क्या कहते हैं कि सदिश राशियां वे राशि हैं जिनको मेजर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमारे पास परिमाण भी होना चाहिए, रिजल्टेंट भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास करंट में परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, सदिश राशि नहीं है। करंट इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। करंट अपने आप में क्या है, धारा अदिश राशि है। इसको ध्यान दो, क्यों है अदिश राशि, जबकि हम कह रहे हैं कि धारा में दिशा भी है और
धारा में दिशा भी है और क्या है क्या है रिजल्टेंट भी है, ठीक है। लेकिन ये अदिश राशि क्यों है, देखो क्योंकि जो धारा है वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करते, सदिशों के योग के जो नियम है उनको फॉलो नहीं करते हैं। जरा एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो अगर हम किसी पॉइंट में, देखो सपोज यहाँ पर ये 4 एम्पियर की करंट अंदर आ रही है, ये 3 एम्पियर की करंट अंदर आ रही है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी ये टोटल आई हो जाएगी, टोटल आई 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर दैट इज 7, क्लियर, ठीक। और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये 4 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी दैट इज 4 प्लस 3 आई जो होगी यहाँ वो भी कितनी होगी 7 एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए I1 और I2 के मान, I1 और I2 के बीच जो एंगल है वो यहाँ और यहाँ डिफर कर रहा है, लेकिन उसका जो परिमाण आ रहा है वो दोनों में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो धारा है वो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इनके बीच के एंगल पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसी राशि हो गई, ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी हो गई, अदिश राशि हो गई। ये कई बार कंफ्यूज करता है हमको कि हम डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं, मेजरमेंट उसका रिजल्टेंट भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, तो उसका ये यही है, उसका रीजन यही है कि ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक। इसी टॉपिक में आपके पास एक शब्द बार बार आएगा, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, ठीक है। यहीं पर आपके पास आएगा करंट डेंसिटी, क्या चीज हुई, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व क्या है, किसी बिंदु पर जो धारा है वो क्या है, उसको धारा घनत्व को J से दिखाते हैं और J होता है I/1, ठीक है। अगर हम किसी बिंदु पर कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें तो उस पृष्ठ में कितनी धारा बह रही है उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास जो राशि है वो है करंट डेंसिटी, J I/A। जैसे ये अगर आपके पास ये करंट का डायरेक्शन है, धारा घनत्व का डायरेक्शन भी वही होता है जो करंट का, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये I है तो J क्या हो जाएगा, इस एरिया से जो धारा आपके पास बह रही है, ठीक है, तो उसका मान पर यूनिट एरिया में कितनी धारा बह रही है उसको हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे। और करंट डेंसिटी अपने आप में, J अपने आप में कैसी राशि है, धारा घनत्व अपने आप में सदिश राशि है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा अक्सर वैद्युत धारा की दिशा में ही व्यक्त किया जाता है इसको। और लेकिन अगर ये अभिलंब, ये जो पृष्ठ है ये कैसा है, उस धारा के अभिलंबवत रखा गया है। अगर ये पृष्ठ ऐसा न रखे, किसी एंगल पे रख दे, सपोज इस पृष्ठ को ऐसा न रख के किसी एंगल पे रख दे, तो हमारे पास ये ऐसा है, ऐसा न रखे, अभिलंबवत से थीटा एंगल पर हमने ये पृष्ठ सोच लिया, तो हमारे पास तब J क्या हो जाएगा, I/A cos थीटा। हमने उसका जो वेक्टर नियोजन कर देना है और उसके हिसाब से उसका जो हम कंपोनेंट लेंगे वो क्या लेंगे, A cos थीटा, तब हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है उसको हम क्या कहेंगे, I को एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास कैसी राशि है, सदिश राशि है। किसी बिंदु पर अभिलंबवत जो पृष्ठ रखा गया है, अभिलंबवत जो धारा जा रही है उसका जो मेजरमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, धारा, ठीक है। इसमें एक बार इसका जो हाईलाइट है इस यूनिट का वो है अनुगमन वेग। अब एक टॉपिक हम और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसको हिंदी में अपवाह वेग।
अपवहन वेग भी कहते हैं। तो आपके पास इसको समझना बहुत जरूरी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन। अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग क्या चीज है, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, एक चालक की बात करते हैं। पहले उसको समझ लेते हैं कि ये अनुगमन ड्रिफ्ट है क्या चीज, ठीक है। हम ये सब जानते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो चालकता होती है, धारा बहती है, वो किसके कारण बहती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। कंडक्टर है, क्यों है? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो हम एक कंडक्टर की बात करते हैं। ये है सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर, ठीक। इसकी लेंथ हमारे पास L लेंथ का कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या होंगे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, सपोज हम मान लेते हैं एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। दो तीन इलेक्ट्रॉन हमें शो कर लेते हैं, लेकिन कंडक्टर में क्या होते हैं? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक। अब क्या होता है सामान्य ताप पर, ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं उस धातु के अंदर, उस चालक के अंदर। ये क्या है? जो इनके आयन से धनायन है या और परमाणु है, उनके बीच में जो खाली स्थान है उनमें क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। मीन्स रैंडम मोशन का मतलब हो सकता है ये इधर कर रहा हो, ये इधर कर रहा हो, ये इधर कर रहा हो, है ना। और ये कैसा मोशन करते हैं? ऐसा, इनका मोशन ऐसा होता है, ऐसा ऐसा कहीं। और ये क्या होता है? धातु के बीच, धातु में जो धनायन है जिनसे ये मुक्त हुए हैं, जिन परमाणु से ये मुक्त होंगे वो धनायन होंगे। और वो कैसे होंगे? वो स्थायी होंगे, ठीक है। अगर उनका क्रिस्टल लैटिस में देखा जाए तो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहते हैं, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। और रैंडमली मूव करते करते क्या होते हैं? बीच में जो धनायन आ गए या एटम्स आ गए उनसे टकराते रहते हैं, ठीक है। उनसे टकराते रहते हैं तो ये क्या होगा? फिर इसकी दिशा बदल के फिर ये इधर चला गया, फिर इधर चला, इस तरह से इनका मोशन होता रहता है। लेकिन जब तक इसमें कोई भी सेल या बैटरी नहीं जुड़ी है, देखो इस पर हमने, इसके दोनों सिरों पर हमने कोई विभवांतर स्थापित नहीं किया है, जब तब तक क्या है? ये रैंडम मोशन करते रहेंगे और किसी एक दिशा में ये मोशन नहीं करते हैं, ठीक है। किसी एक दिशा में ये मोशन नहीं करते हैं, तो जिसके कारण इनका जो ऊष्मीय वेग, इस वेग को, तो वेग जिस वेग से ये गति कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, इस वेग को, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इस चालक के, तो इसको हम ऊष्मीय वेग कहते हैं, इस वेग को। तो इसका जो नेट ऊष्मीय वेग है, नेट थर्मल वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है? किसी एक नियत दिशा में नहीं है, रैंडमली मोशन कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस धातु के अंदर हम एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना कर दें कि बाईं ओर से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लगभग दाईं ओर से भी बाईं ओर को जा रहे हैं। तो नेट जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 0। उन इलेक्ट्रॉन्स की जो नेट वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है, ऊष्मीय वेग है, वो 0 है। कब तक? जब तक कि इस चालक के सिरों पर कोई सेल नहीं लगाया गया है, कोई बैटरी नहीं लगाई गई है, ठीक है। ये तब होगा। अब क्या होगा? हम ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हमने क्या कर दिया? इसको एक सेल से जोड़ दिया, इसके दोनों सिरों को, इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, और इसको एक सेल से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये आपने, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव। तो A सिरा क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव, और B सिरा क्या होगा? नेगेटिव। अब क्या होगा? जैसे ही हमने इस पर एक विभवांतर स्थापित किया, V विभवांतर हमने इसको दिया, V विभव दिया, तो क्या होगा? इसका चालक का एक सिरा धनात्मक और एक सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, इसमें दो टर्मिनल हो जाएंगे। अब क्या होगा? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन है, इस विभवांतर के कारण इस पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया इस चालक में। अब देखो, ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? ये इधर जा रहा है, और ये कैसा पार्टिकल है?
वैद्युत क्षेत्र, हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी चार्ज को रखते हैं तो वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट होना शुरू होता है, रिपेल होना शुरू होता है, वैद्युत क्षेत्र उस पर एक बल लगाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इन चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत विस्थापित करेगा। ठीक है, अब देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने। अब ये इधर जा रहा था ना ये, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, किसके कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, जो फोर्स लगा उसके कारण ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये इधर देखो, फिर ऐसे ही क्या हो गया, ये इधर जा रहा था तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ये इधर ड्रिफ्ट हो गया, ऐसे ये इधर जा रहा था ये इधर ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पर या बी विभवांतर स्थापित करने पर वैद्युत क्षेत्र के कारण इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है और ये इस फोर्स को लगने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, एक ही दिशा में थोड़े थोड़े अपनी जगह से ड्रिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस समय इनके पास जो वेग होगा, जो औसत वेग होगा इन सब इलेक्ट्रॉनों का, इस विभवांतर के कारण जो इसमें एक्सेलरेशन इनको मिला है, त्वरक विभव जो इनको मिला है, इसके कारण इनका जो औसत वेग होगा वो क्या होगा, अब शून्य नहीं होगा। ठीक है, शुरुआत में हमने क्या कहा था कि जब उस पर कोई सेल नहीं है, बैटरी नहीं है, तो वहाँ क्या है, वो किसी एक दिशा में नहीं कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा मान लें कि अगर बाईं ओर से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने दाईं ओर को आ रहे हैं, तो हमारे पास नेट वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, शून्य थी। लेकिन विभवांतर स्थापित करने पर ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ड्रिफ्ट हो जा रहे हैं। तो इस समय इनका जो वेग होगा, उस वेग को हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। ठीक है, और इस अनुगमन वेग को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, इसको भी मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप पहले अनुगमन वेग को समझ लीजिए, अनुगमन वेग क्या होता है, और इसको हम VD से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, VD से डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें एक दो चीजें और हैं कि जब ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आयनों से, जो वहाँ आयन्स हैं उनसे टकरा रहे हैं, और आयन्स कैसे स्थायी अवस्था में हैं, उनसे टकरा रहे हैं, टकरा के फिर मूव कर रहे हैं। तो जो उत्तरोत्तर जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसको कहा जाता है श्रांतिकाल। उसको क्या कहा जाता है, श्रांतिकाल कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, और इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। ये T जैसा ऐसे ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे, इसको टाउ से डिनोट किया जाता है और इसको कहा जाता है श्रांतिकाल। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पथ होता है ना, जो रास्ता है, जो जगह है, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको कहा जाता है मुक्त पथ। उसको क्या कहा जाता है, फ्री पाथ कहा जाता है इस इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको क्या कहा जाता है, श्रांतिकाल कहा जाता है। ठीक, और अनुगमन वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, VD से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि थर्मल वेलोसिटी तो शून्य होती है, लेकिन ये VD यद्यपि स्मॉल छोटा है लेकिन एक नियत वेग है, इसकी डायरेक्शन फिक्स है ना, कि कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, तो उसको क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। और इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं इसके लिए। तो ये सब अब नेक्स्ट टॉपिक में आप इनको पहले अच्छे से समझ लीजिए। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस यूनिट का। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।